हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि अलग अलग एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम हो गया या फिर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस में हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पढ़ सकते हैं और किस तरीके से पढ़ सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रेलेवेंट नहीं हैं। और हम इससे इन चीज़ों से रिलेटेड थोड़ी थ्योरी देखेंगे एंड हम आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार, आज है 12 दिसंबर ट्यूसडे। तो चलिए देखते हैं आज इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या रही हैं न्यूज़पेपर में। तो देखिए, अभी रिसेंटली 3 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं एंड अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है अबाउट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहोल्ड किया है। तो न्यूज़पेपर में मोस्टली इन 2 चीज़ों को लेकर ही अभी आजकल सारे आर्टिकल्स हैं एंड आज आपका इसके ऊपर आर्टिकल आ रहा है। एंड आपका एडिटोरियल की अगर बात करें तो 2 एडिटोरियल हैं। आपका फूड सिक्योरिटी के ऊपर एडिटोरियल है जहां पे उड़ीसा का एग्जाम्पल लिया गया है। और अभी हम जानते हैं कि रिसेंटली बिहार में कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आजकल, उसके ऊपर आपका एक आर्टिकल आया है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या हैं। तो आपका हेडलाइन पर ही देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स द रिपील ऑफ JNK's स्पेशल स्टेटस। तो अभी हम जानते हैं जैसे अगस्त 5, 2019 को सुप्रीम जो आपका पार्लियामेंट था वहाँ पे जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा के वहाँ पे रिकमेंड किया गया था प्रेसिडेंट को कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया जाए, और ये करा भी गया। एंड इसके बाद से क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर का स्टेट होल्ड था वो उसने लूज़ कर दिया एंड वो फिर बढ़ के 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी कोर्ट केसेस चले। उस चीज़ का ये जो पूरा एक्शन है, इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इससे रिलेटेड अब जाके फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो सरकार का जो कदम था आपका जम्मू कश्मीर का स्टेट होल्ड हटाने का, आर्टिकल 370 जो उसको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था उसको हटाने का, वो आपका डिसीजन सही है। सुप्रीम कोर्ट उसे अपहोल्ड करता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू एब्रोगेट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फुल फ्लेजेड स्टेट टू यूनियन टेरिटरीज एंड रिमूवल ऑफ इट्स स्पेशल प्रिविलेज। ठीक है। एंड ये भी बोला है कि कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट हैड द पावर। देखिए, प्रेसिडेंट के पास है पावर आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने की अगर ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हो, और तो ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में स्पेशल सॉल्यूशंस को अडॉप्ट किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो पूरा एक्ट है, ये जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने का कहीं ना कहीं ये जो पूरा इंडिया का इंटीग्रेशन का, इंडिया के पूरी टेरिटोरियल इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, ये उसी का एक टाइप से पार्ट है। The court said that the President's decision in August 2019 was culmination of a gradual and collaborative exercise spread over the past 70 years between the center and the state to integrate Jammu and Kashmir in the union। तो इतने समय से जो यूनियन में जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट करने की कोशिश चल रही थी पिछले कई दशकों से, तो आज के समय में ये जो कदम उठाया गया है ये भी उसी को ध्यान में रख के ही उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के इंडिया के एक टाइप से यूनिटी को लेकर ही कदम उठाया गया है। तो अब उसके बाद देखिए आपके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से हॉट टॉपिक बन गया है तो अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं उसी के ऊपर। ठीक है। कोई आर्टिकल आपका ये वाला जो है जस्टिस कॉल्स फॉर इम्पार्शियल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पैनल की, वहाँ पे जो काफ़ी कोर्ट केसेस चले हैं आपके रिसेंट वायलेंस को लेके, उसके ऊपर आपका ये आर्टिकल है। कुछ कांग्रेस का जो स्टैंड है इसके ऊपर एक आर्टिकल है, आरएसएस का जो स्टैंड है उसके ऊपर आर्टिकल है। गिविंग आर्टिकल 370 परमानेंट स्टेटस विल अंडू एफर्ट्स टू फुली इंटीग्रेट JNK इनटू। तो आज के अभी कुछ समय तक देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स आएंगे। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस आएंगे। तो ये एक टाइप से इसके बारे में हम आगे और इसके डेवलपमेंट के बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। और अगला एक और आर्टिकल आता है आपका, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट हैज़ स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी जी का। तो यहाँ पे इन्होंने इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में अपने ओपिनियंस लिखे हैं। यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में देखिए बात क्या होती है, वहाँ के पास्ट के बारे में बात करी है इन्होंने। वहाँ पे कैसे पास्ट में क्या इनजस्टिस होता था, वायलेंस होता था, इनस्टेबिलिटी होती थी,
एंड कैसे पास्ट पॉलिटिशियंस जो हैं, पास्ट लीडर्स जो हैं, जैसे जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, उन्होंने भी इसको लेके काफ़ी सपोर्ट किया था, इसके आपके इंटीग्रेशन को लेके। और कैसे आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद वहाँ पे कैसे अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिए गए हैं, स्पोर्ट्स के लिए लिए गए हैं वहाँ पे। एंड उसके बाद जो आपका डेमोक्रेसी है उसको और डीपन करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, जैसे वहाँ पे पंचायती इलेक्शंस कराए गए हैं, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, वहाँ पे बीडीसी का इलेक्शन किए गए हैं, वहाँ पे रेफ्यूजी कम्युनिटीज़ जो हैं उनको काफ़ी असिस्ट किया गया है, एंड वहाँ पे वायलेंस को रोकने की कोशिश करी है। ठीक है, एक टाइप से वहाँ पे जो एजुकेशन है, हेल्थ है, आपकी सोशल सर्विसेज हैं, उनको काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश करी है। जो सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो सेंट्रल लॉज हैं, अब वहाँ पे केंद्रीय कानून भी अब वहाँ पे पूरी तरीके से लागू हो रहे हैं, ये हो गया। एंड अब वहाँ पे सैनिटेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कई जगहों को ODF प्लस स्टेटस मिल रहा है, टूरिज़्म को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। तो एक टाइप से अब जम्मू कश्मीर है वो भी बाकी स्टेट्स की तरह डेवलप हो रहा है और बाकी स्टेट्स में बाकी मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो इस आर्टिकल में ये इन्होंने पूरी बातें बताई हैं। तो यही आपके देखिए आज मेन जितने भी न्यूज़ आर्टिकल थे आपके जम्मू कश्मीर वाले सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के ही थे। एंड इसके अलावा चलिए देखते हैं आप क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं। तो सबसे पहले हार्वेस्ट द उड़ीसा स्टोरी टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले देखिए ये वाला आर्टिकल है आपका फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। तो सबसे पहले फूड से मैं बता दूँ फूड सिक्योरिटी होता क्या है। फूड सिक्योरिटी देखिए हर किसी व्यक्ति तक, ठीक है, हर समय अच्छी क्वालिटी का जो खाने पीने का सामान है वो हर समय लोगों तक उपलब्ध रहे, एक्सेसिबल रहे, उसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी। जहाँ फूड सिक्योरिटी वो होती है जहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहता, ठीक है, और हर किसी को न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, अच्छी क्वालिटी का फूड मिलता है, वो स्टेट होता है आपका फूड सिक्योरिटी का, जहाँ खाने से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेलेवेंस की बात करें तो देखिए रेलेवेंस में अगर प्री की बात करें तो प्रीलिम्स में यहाँ पे एग्रीकल्चर में जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, अलग जैसे राइस हो गया, तो राइस क्रॉप्स के अलग अलग जो ट्रेंड्स होते हैं, कौन सा स्टेट है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो क्रॉप से रिलेटेड जो आपके ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम मेंस की अगर बात करें तो आपका ये मेनली GS3 का टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर में, ठीक है, कि आज के समय में क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बात चल रही है क्लाइमेट चेंज की, डिज़ास्टर्स की, तो उसका फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप एग्रीकल्चर में इसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं। एंड ये वाला जो पूरा आर्टिकल है, ये पूरा आर्टिकल आपका एक टाइप की केस स्टडी के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। आप केस स्टडी जो भी आपके 15 मार्कर क्वेश्चन होते हैं या फिर आपका एस्से होता है, अगर आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो गए, आप क्लाइमेट चेंज हो गया, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी एस्से लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस आर्टिकल से जो आप चीज़ें सीखेंगे अब वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम जंप इन करते हैं, देखते हैं क्या ये आर्टिकल कहता है। तो चलिए सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड देख लें। बैकग्राउंड में देखिए बात चल रही है आजकल COP28 की, जो कि हो रहा है दुबई में। यहाँ पे आजकल क्लाइमेट चेंज से को टैकल करने की यहाँ पे बात हो रही है एंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है प्लैनेट पे, उसके बारे में बात हो रही है। एंड आज के समय में हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं। देखिए डिज़ास्टर की अगर फ्रीक्वेंसी देखें, साल में कितने सारे डिज़ास्टर होते हैं, अगर उसका रेट देखें तो दे आर 1.5 डिज़ास्टर्स पर डे। अगर हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो आगे आने वाले समय में ये 20% तक इंक्रीज़ हो सकता है। और अगर फूड प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो ये आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से 21% कम हो सकता है। ये तीनों जो पॉइंट है ये आप अपने आंसर में डेटा की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड आप चाहे तो इन्हें कहीं पे आप नोट कर लें। लेकिन उड़ीसा जो है
ये जो इश्यूज़ हैं, अलग अलग इश्यूज़, उड़ीसा जो है इन सबको बहुत अच्छे से टैकल कर रहा है। ठीक है, तो उड़ीसा की स्टोरी जो है 3 मेजर चीज़ों पे निर्भर करती है, उसके 3 पिलर हैं। सबसे पहली भी चीज़ तो है आपका एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। वहाँ का एग्रीकल्चरल सिनेरियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब बदल रहा है। वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस पे फोकस किया जा रहा है, और वहाँ पे लोगों की जो सोशल प्रोटेक्शन है, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा है, उस चीज़ को बहुत ध्यान में रखा जा रहा है। ये 3 आपके वहाँ के फूड सिक्योरिटी के पिलर्स हैं। तो चलिए वहाँ पे उड़ीसा की एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए काफ़ी समय पहले उड़ीसा जो था एक समय पे राइस इंपोर्टर था, बाकी स्टेट से जो राइस खरीदा करता था उड़ीसा, लेकिन आज के समय में वो आत्मनिर्भर बन चुका है आपका उड़ीसा वाला स्टेट, और 13.6 मिलियन टन्स जो है राइस को वो इंपोर्ट करता है। और यहाँ पे 2 एस्पेक्ट जो हैं ध्यान में रखने वाले हैं कि वहाँ के जो फार्मर हैं, आपके फार्मर जो हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जो रेट है, प्रपोर्शन है, वहाँ पे परसेंटेज है, वो सबसे हाईएस्ट है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है, इस प्रकार के जो किसान हैं उनकी संख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो मतलब बहुत गरीब किसान आप कह सकते हैं, या जिनके पास बहुत कम अमाउंट ऑफ वेल्थ हो और लैंड हो। और आज के समय में वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है पर एकड़ लैंड में, पर हेक्टेयर लैंड में, वहाँ पे कितना ज़्यादा अनाज उग रहा है, वो प्रोडक्टिविटी होती है, वो आज के समय में बढ़ रही है। अगर हम सिर्फ धान की अगर बात, चावल की अगर बात करें, तो पिछले 20 सालों में, 2 दशकों में लगभग 3 गुना वहाँ पे फसल जो है और अच्छी होने लगी है। एंड अगर हम कालाहांडी की बात करें, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जो कालाहांडी का आपका डिस्ट्रिक्ट होता है उड़ीसा में, उसे लैंड ऑफ हंगर कहते हैं, भुखमरी की ज़मीन कहा जाता था, लेकिन आज के समय में उसे राइस बोल ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो चावल की फसल होती है, वो सबसे ज़्यादा आपका कालाहांडी में ही होती है। एंड कहीं ना कहीं आपका ये जो कमिटमेंट है ज़ीरो हंगर का, ठीक है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो होता है, ये यहाँ से एक तरह से फुलफ़िल हो रहा है। एंड इसी की मदद से वो क्या उड़ीसा में क्या हो रहा है, राइस बोल ऑफ उड़ीसा बन गया। एंड उसी की वजह से अब जो वहाँ के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड अब वहाँ पे इसी के साथ काफ़ी अलग अलग तरीके की स्कीम भी लाए हैं, जैसे कालिया स्कीम हो गई एग्रीकल्चर में, काफ़ी फेमस स्कीम है क्योंकि काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है ओवरऑल इंडिया में, कि कोई स्टेट ऐसी स्कीम लाया है जो बहुत अच्छी चली है, तो वो है आपकी कालिया स्कीम। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप अपने क्वेश्चंस में आंसर में एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं। कालिया है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, एक ये स्कीम हो गई आपकी। एक स्कीम हो गई उड़ीसा मिलेट मिशन, ठीक है। और इसके अलावा उड़ीसा और क्या कर रहा है एग्रीकल्चर में, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ जो आपका नॉन पैडी क्रॉप एरिया है, कि मतलब जैसे हम जानते हैं आजकल के समय में एमएसपी की वजह से चावल और आपका गेहूँ जो है, यही सबसे ज़्यादा मात्रा आपके ज़मीन की लेते हैं अपने फसल में। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, इससे हटके जो और बाकी भी फसल होती है, जैसे मोटे अनाज की फसल हो गई, जैसे दालें हो गई, उन पे भी अब और भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो मतलब वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन पे भी अब वहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं वहाँ, तो ये सारी इतनी तरीके की चीज़ें जो हैं उड़ीसा यूज़ कर रहा है, इतने तरीके के स्टेप्स जो है उड़ीसा ले रहा है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है वहाँ की एग्रीकल्चर में, वहाँ पे इंटीग्रेटेड साइंटिफिक फार्मिंग हो रही है, वहाँ पे ऐसी स्कीम्स आ रही हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये वहाँ और डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उड़ीसा ये सब काम कर रहा है। अब अगर हम रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें, तो देखिए उड़ीसा जो है वो आपका ये बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे पड़ता है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे पड़ता है उड़ीसा। एंड देखिए हम अक्सर जानते हैं कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे वहाँ पे कई बार साइक्लोन्स आते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे सूखा आता है, हो जाता है, हीट वेव्स आती हैं। तो वो उड़ीसा जो स्टेट है क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट से काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। एंड इसकी वजह से वहाँ का जो ग्रोथ पैटर्न है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और वहाँ का जो इसकी वजह से देयर इज़ द लॉस ऑफ लाइवलीहुड, एसेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो इसको टैकल करने के लिए देखिए रेजिलियंस, डिज़ास्टर रेजिलियंस हो गया और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया, इसको लेने के लिए टैकल करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान वहाँ पे इजाद किया गया है, लाया गया है। और इसमें किया क्या गया है, जो अलग अलग आपके गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग सोशल सेक्टर्स होते हैं, सारे सेक्टर के लोगों के साथ मिल के उन्होंने एक पॉलिसी प्लानिंग करते हैं। जो भी इन्वॉल्व है वहाँ पे हर सेक्टर में हर किसी से राय लेते हैं, हर किसी से ओपिनियन लेते हैं एंड फिर वो पॉलिसी करते हैं, बनाते हैं। मतलब लोगों का काफ़ी ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन वहाँ पे पॉलिसी में होता है इन सब चीज़ों को लेकर। एंड वहाँ पे आपकी बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच मतलब क्रॉप जो है, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है वहाँ पे एक संस्था बनाई है जो कि आपका कांस्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड निगरानी रखता है, ठीक है। और ये जो है फ्रीक्वेंट मीटिंग रखता है और फील्ड विजिट करता है, ये देखने के लिए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है वहाँ पे उड़ीसा में एग्रीकल्चर में। एंड जो क्रॉप प्लानिंग बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स होती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो क्रॉप प्लानिंग होती है आपकी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से होती है। इसका मतलब जो फसल जिस जगह पे नेचुरली वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी हो सकती है मिनिमल इनपुट के, वो वाली फसल उगाते हैं, ना कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। इससे देखिए जो फसल है वो उसकी मात्रा भी उस फसल की मात्रा भी ज़्यादा होगी और आपका लागत भी कम लगेगी अलग अलग चीज़ों की, जैसे आपकी खाद हो गई, ठीक है, आपकी दवाएं हो गई। एंड इसके साथ साथ वहाँ पे इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि केमिकल कम इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे क्रॉप की प्लानिंग होती है। एंड नई तरीके की वहाँ पे प्रैक्टिसेस भी अब वहाँ पे यूज़ करने लगे हैं, जैसे क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग हो गया, ठीक है। जो चावल के अलावा और भी अलग अलग फसल हैं उनकी भी खेती हो गई, पानी को बचाने की प्रैक्टिस हो गई, जैसे वाटर शेड प्लानिंग हो गई, ठीक है। आपका पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीज़ इनोवेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। और जो किसान हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है फार्मिंग की नई टेक्निक्स में, ठीक है। अब सोशल प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो उड़ीसा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पैडी है, ठीक है। इंडिया का 9% जो चावल आता है वो उड़ीसा से आता है और जो 4.2% अनाज है वो आपका उड़ीसा से आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे उन्होंने कोलैबोरेशन की, बाकी जगहों बाकी संस्थानों से मिलजुल के काम करना शुरू किया, जैसे आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा हो गया। इन दोनों ने मिल के सोशल प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है, देखिए जैसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि लोगों तक जो अनाज है और आसानी से पहुंचाया जा सके और अलग अलग जगहों पे, इंटीरियर जगहों पे भी पहुंचाया जा सके। राइस फोर्टिफिकेशन करा है इन्होंने मिल के कि जैसे कुपोषण की समस्या हो जाती है, लेकिन अगर हम राइस में इस तरीके के पोषण डालें, जैसे विटामिन ए हो गया, आपका आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, तो इससे नहीं होती है ऐसी समस्याएं। तो वो राइस फोर्टिफिकेशन हो गया। एंड उड़ीसा जो है वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग स्टेट्स इन इंडिया है फूड सिक्योरिटी के मामले में। तो ये सारे जो हैं 3 आपके जो पिलर्स हैं अबाउट व्हाट उड़ीसा's फूड सिक्योरिटी, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड कभी भी आपको अगर इसको मेंशन करना हो या फिर इन जनरल की फूड सिक्योरिटी हो गया, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, स्टेप्स का जो अगर आपको अगर बोला जाए कि फ्रेमवर्क बताइए, तो आप इस फ्रेमवर्क को भी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में लिखने के लिए। एंड ऑब्वियसली उड़ीसा की एज अ केस स्टडी और एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हैं। अगला आता है कैन बिहार इंक्रीज इट्स रिजर्वेशन पूल। तो देखिए अब इसका सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। अभी बिहार में रिसेंटली कास्ट सेंसस होता है एंड वहाँ पे पाया जाता है कि जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है एंड कहीं ना कहीं उनकी रिप्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट भी उनमें बहुत ज़्यादा कम है। तो नवंबर 17 में इसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2 कानून लाए गए, जिससे आपका एजुकेशन में रिजर्वेशन और आपका जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन का प्रपोर्शन बढ़ाया गया कि जो आपके कम विकसित कम्युनिटीज़ जो हैं, कम डेवलप्ड कम्युनिटीज़ हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको और रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाए। और ये परसेंटेज ऊपर लाके ये लोग 75% तक कर दिया इन्होंने, बिहार सरकार ने इन कानूनों के तहत, कि
बिहार के एजुकेशन में और जॉब्स में जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 75% तक रिजर्वेशन मिलेगा, और इसमें 20% एससी के, 2% एसटी के, 18% ओबीसी के, 25% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और 10% ईडब्ल्यूएस। तो मिल के ये बन जाते हैं आपके, रिजर्वेशन हो जाता है आपका 75%। एंड अब यहाँ पे आती है डिबेट, ठीक है। यहाँ पे अब आता है आर्गूमेंट्स किस चीज़ को लेके कि इंडिया में रिजर्वेशन की क्या सीमा होनी चाहिए। देखिए, इंदिरा साहनी जजमेंट जो हुआ था, इन्होंने यहाँ पे जजमेंट का आउटकम आया था कि 50% लिमिट होनी चाहिए एंड आपका एडिक्वेट, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को लेके डिबेट हो रही है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि 50% रूल क्या है। कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बोला था कि जॉब्स और एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है आपका 50% से ज़्यादा जो है सीट्स जो है रिज़र्व नहीं रह सकती। अगर किसी भी संस्थान में 50% से ज़्यादा सीट्स जो है रिज़र्व रहेंगी तो वो हो जाएगा गैर कानूनी, तो कोई भी स्टेट जो है इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पे इसका थोड़ा इस 50% रूल जो है इससे रिलेटेड जो एवोल्यूशन है, इस रूल का क्या किस तरीके से विकसित हुआ है उसके बारे में एक बार देखते हैं। 1963 में देखिए आपका एक एम.आर. बालाजी केस आता है, ठीक है, जहाँ पे बोला जाता है कि जो रिजर्वेशन है ये आपका स्पेशल प्रोविज़न के अंडर में आता है, ठीक है, संविधान के स्पेशल प्रोविज़न के अंडर में आता है, इसलिए ये 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। वही 1976 में देखिए आपका ये बोला गया कि रिजर्वेशन जो है आपका स्पेशल प्रोविज़न के साथ साथ आपका एक इक्वालिटी का भी एक डायमेंशन बन जाता है, इक्वालिटी का भी एक रिजर्वेशन को लेके आयाम बनता है। आपस में लोगों की समानता जो होती है उस चीज़ को लेके भी रिजर्वेशन को इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन 1976 में भी यहाँ पे इसकी जो लिमिट है उसको चेंज नहीं करते हैं। फिर 1990 में देखिए मंडल कमीशन आता है जो बोलता है 50% रूल जो है ये है आपका बाइंडिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे 50% रूल के आगे भी रिजर्वेशन हो सकता है, ठीक है। कोई अगर स्टेट, कोई राज्य चाहे तो इस 50% की जो लिमिट है उसको ब्रीच कर सकता है। कैसे कि पीपल हेल फ्रॉम द फार फ्लंग एरियाज कीप आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम, कि अगर किसी राज्य में कोई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत दूर दराज एरिया में रहती है उसको रिजर्वेशन अगर देना है तो वो 50% के ऊपर दे सकते हैं। या फिर अगर कोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, उसको विकास करवाने के लिए अगर रिजर्वेशन देना पड़े तो हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी 1919 में आती है एक्सेप्शन। और अब अगर 2022 की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मोर देन 50% अंडर द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि कहता है कि जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आपके पुअर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको अलग से 10% का रिजर्वेशन दिया जाए, और ये 50% रिजर्वेशन की जो आपकी लिमिट है ये इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर और रिजर्वेशन दिया जाए। तो आज के समय में अगर ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को मिला के देखें, आज के समय में रिजर्वेशन जो है आपका 60% हो जाता है, तो वैसे भी ये 50% की जो लिमिट है उसके पार चला जाता है। तो ये इस चीज़ का पूरा एवोल्यूशन है पर अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन का। अगला आता है व्हाट डू लॉज इन बिहार स्टेट। तो देखिए जनवरी 2023 में वहाँ पे कास्ट सेंसस होता है और अक्टूबर 2023 में आपके उसके रिज़ल्ट आ जाता है। एंड इस रिज़ल्ट के बेसिस पे देखिए दो कानून आते हैं। दो कानून वही जो हमने देखा कि 75% रिजर्वेशन लाने के लिए, तो इनसे रिलेटेड जो अभी बिल्स हैं ये अभी असेंबली में इंट्रोड्यूस ही हुए हैं। इनसे रिलेटेड दो चीज़ें खास ध्यान में रखने वाली हैं कि ब्रीच ऑफ 50% लिमिट सीलिंग, ठीक है, ये कानून जो है आपकी 50% की जो सीलिंग है आपकी रिजर्वेशन की उसके पार जाते हैं। एंड बिहार जो है इसको साबित करना पड़ेगा कि मंडल कमीशन के अंडर जो स्टेट को एग्जेम्पशन मिलता है, बिहार उन्हीं एग्जेम्पशन के तहत यहाँ पे रिजर्वेशन दे रहा है। एंड बिहार को जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि इंक्रीज इट ऑन बेसिस ऑफ रीसेंट कास्ट सेंसस, कि कास्ट सेंसस के बेसिस पे क्या जस्टिफिकेशन हो वो देना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि देखिए बिहार जो है आपका प्रपोर्शन के बेसिस पे यहाँ पे रिजर्वेशन चाह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन, इन दोनों के बीच में एक क्लैश आ जाता है। तो कैसे जो बिहार गवर्नमेंट है, जो बिहार गवर्नमेंट ये चाह रही है, बिहार गवर्नमेंट इसको कैसे जस्टिफाई कर सके, ये चीज़ यहाँ पे तो ध्यान में रखने वाली है। और अगर बाकी स्टेट्स की अगर बात करें, बाकी राज्यों में क्या होता है, देखिए बाकी राज्यों में भी ये बहुत चलती है कि वहाँ पे रिजर्वेशन का जो सीलिंग है उसे एक्सीड कर दिया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वहाँ पे 72% रिजर्वेशन होता है। तमिलनाडु में 50 से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 69%। आपका अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ तो 100% रिजर्वेशन है आपके सिर्फ एसटीज़ के लिए। तो बाकी स्टेट्स में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी हलचल होती रहती है। तो अब देखने की बात यह है कि अब आगे क्या हो सकता है। आगे की अगर बात करें तो बिहार गवर्नमेंट जो कर रही है, बिहार गवर्नमेंट भी वही कर रही है जो बाकी राज्य कर रहे हैं। क्या 50% सीलिंग को ब्रीच। और आगे के समय में ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को इस सिचुएशन में कैसे इंटरप्रेट करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट इसे सपोर्ट करता है। तो चलिए, हमने आज जिन टॉपिक्स के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर डिस्कशन किया है उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटी इज़ एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट इट इज़ इन फेडरल इन कैरेक्टर। देखिए फेडरल, जहाँ हम JNK की बात करते हैं वहाँ पे आपका फेडरलिज्म वाला भी एस्पेक्ट आता है। ठीक है, तो फेडरलिज्म से आपको के पर्सपेक्टिव में आपको क्वेश्चंस देखने होंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करें और कमेंट में इसका आंसर करें। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप कमेंट में आंसर करिए। ऑप्शन डी है यहाँ पे, नन ऑफ द अबव। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका UPPSC का आपका क्वेश्चन है अभी रिसेंट एग्ज़ाम का। एंड देखिए यहाँ पे कश्मीर जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता है। एंड यहाँ पे देखिए कश्मीर की जोग्राफ़ी से सीधे क्वेश्चन आता है। तो देखिए कोई भी अगर न्यूज़ चलती है तो उसका इकोनॉमी, जोग्राफ़ी, पॉलिटी और इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका एक मेंस का। देखिए ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका GS2 का। ये भी आपका आर्टिकल 370 के ऊपर आया है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए फॉर 250 वर्ड्स एंड 15 मार्क्स। ठीक है, एंड इसको आप कमेंट में आंसर करिए, आपको उसका रिव्यू मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो। अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड इट विल बी आंसर्ड। टिल देन, थैंक यू।